हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस मैंने कंप्लीट करवा दिया है। साइंस मैंने एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाया है। साइंस की मैंने प्रैक्टिस भी करवाई है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की और पेडागोजी के क्वेश्चन की। रिवीजन भी मैंने करवा दिया है। साइंस की मैराथन क्लास भी आ चुकी है जिसमें मैंने 200 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन का रिवीजन करवाया है। आज की वीडियो में मैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये प्रश्न मैंने प्रैक्टिस में नहीं लिए थे, ये नए प्रश्न हैं। ना ही ये प्रश्न मैंने प्रैक्टिस में लिए हैं और ना ही मैराथन में लिए हैं। तो इन प्रश्नों को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारकीय होते हैं। वायु गर्म होने पर फैलती है। सी में लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कराने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। आगे लिखा हुआ है, अगर अवलोकन ओ द्वारा निरूपित है एवं आई द्वारा अध्याहार यानी निष्कर्ष है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यानी अवलोकन को ओ द्वारा निरूपित किया जा रहा है और निष्कर्ष को आई द्वारा। तो इनमें जो सही है वह बताने हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि लिखा है धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारकीय होते हैं। तो ये निष्कर्ष लग रहा है। बी में लिखा है वायु गर्म होने पर फैलती है, ये भी निष्कर्ष है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, ये भी निष्कर्ष है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कराने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, ये अवलोकन है। ये अवलोकन द्वारा ही हम ज्ञात कर पाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जब हम प्रवेश कराते हैं यानी डालते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो सी तो हो गया अवलोकन, इसे ओ से प्रदर्शित करना है। और ए बी डी ये हो गए आई यानी कि निष्कर्ष यानी अध्याहार। तो इसमें आपका जो सी विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अभी कथन दिया गया है, यह अनुशंसित है कि अम्ल को तनु बनाने के लिए जल में अम्ल डाला जाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल। तर्क दिया गया है, अम्ल का मंदन यानी तनुकरण करना उच्च रूप से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसमें जो अभिकथन लिखा हुआ है कि यह अनुशंसित है कि अम्ल को तनु बनाने के लिए जल में अम्ल डाला जाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल। तो ये सही बात है। जब हमें अम्ल का तनुकरण करना होता है तो हम जल में अम्ल मिलाते हैं, अम्ल में जल नहीं मिलाते, क्योंकि जल की मात्रा हमें अधिक रखनी पड़ती है। अब इसमें लिखा है, तर्क दिया गया है, अम्ल का मंदन करना उच्च रूप से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये भी सही है, क्योंकि जब अम्ल का मंदन होता है तो यह जो अभिक्रिया होती है यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्योंकि जब किसी अम्ल को तनु किया जाता है तो ऊष्मा निकलती है, तो इसीलिए यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अभिकथन दिया गया है, थल प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी होती है। तर्क दिया गया है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की उच्च मात्रा जलीय प्राणियों की श्वसन दर को प्रभावित करती है। अब इसमें से बताना है कौन से सही हैं। तो अभिकथन कह रहा है कि थल प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी है, जो पूरी तरीके से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो प्राणी जल में रहते हैं उनकी श्वसन दर स्थल पर रहने वाले जीवों की तुलना में तेज होती है। ये आपको याद रखना है, धीमी नहीं होती बल्कि तेज होती है, और इसमें धीमा लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत है। अब तेज क्यों होती है? क्योंकि पानी में हवा की तुलना में कम घुलित ऑक्सीजन होती है, इसलिए जलीय जीवों को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए अधिक बार सांस लेने की आवश्यकता होती है, इसलिए ये जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, इसलिए श्वसन दर भी इनकी तेज होती है। तो अभिकथन गलत हो गया।
तर्क क्या दिया गया है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की उच्च मात्रा जलीय प्राणियों की श्वसन दर को प्रभावित करती है। तो श्वसन दर को तो प्रभावित करती है, लेकिन जो घुलित ऑक्सीजन होती है वह कम होती है। तो तर्क भी गलत हो गया। ए और आर दोनों ही गलत हैं, यानी कि चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभिकथन दिया गया है, सिनेमा हॉल और संगीत समारोह हॉल की छतें सामान्यतः वक्रित होती हैं। और तर्क दिया गया है, एक वक्रित सतह से टकराने के पश्चात ध्वनि तरंगें सभी दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं। अब इसमें बताना है कौन से सही है। तो जब कभी भी आपने सिनेमा हॉल में या संगीत समारोह की छतें देखी होंगी तो वो वक्रित होती हैं। वक्रित क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि ध्वनिकी को ध्यान में रखा जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ध्वनि पूरे स्थान पर समान रूप से वितरित हो, इसीलिए ये वक्रित बनाई जाती हैं। वक्र सतह जो होती हैं ये ध्वनि तरंगों को कई दिशाओं में परावर्तित करने में सहायता करती हैं, ध्वनि को समान रूप से फैलाकर ध्वनिकी को बढ़ाती हैं, तो इसीलिए इन्हें वक्रित रखा जाता है। तो अभिकथन जो लिखा हुआ है वह सही हो गया। एक वक्र सतह से टकराने के पश्चात ध्वनि तरंगें सभी दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं, ये भी मैंने आपको अभी बताया। तो ए और आर सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि जो 7 जुलाई वाला पेपर हुआ था उसमें इस तरीके के प्रश्न ज्यादा पूछे गए थे, वो प्रश्न भी मैंने इसमें ले लिए हैं। उन प्रश्नों को भी आपको जानना आवश्यक है। जो 7 जुलाई वाला पेपर हुआ था उसमें अभिकथन और तर्क वाले प्रश्न ज्यादा पूछे गए थे, इसलिए ये सभी प्रश्न मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। और इसके पहले मैंने ये प्रश्न नहीं लिए थे, इसलिए इन प्रश्नों का भी रिवीजन मैं करवा रही हूँ। एग्जाम से पहले इन प्रश्नों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अभिकथन दिया गया है, अभिकथन क्या है? एक ताप दीप्त बल्ब का पुतंतु यानी तंतु टंगस्टन का बना होता है। तर्क दिया गया है, टंगस्टन का निम्न प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होता है। अब आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो इसमें जो पहला लिखा हुआ है, जो ताप दीप्त बल्ब होते हैं इनका जो तंतु होता है फिलामेंट वह टंगस्टन का बना होता है, ये बात सही है। लेकिन तर्क क्या दिया गया है कि टंगस्टन का निम्न प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होता है। तो उच्च गलनांक तो होता है लेकिन प्रतिरोध भी उच्च होता है, प्रतिरोध निम्न नहीं होता है। और इसमें लिखा है कि प्रतिरोध निम्न होता है, तो तर्क इसमें गलत हो गया। ए सही है लेकिन आर गलत है, तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न में उत्तर हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न आपको बहुत ध्यान से समझने हैं। अभिकथन आपको पढ़ना है और जो तर्क दिया गया है उसको भी पढ़ना है। यदि दोनों संबंधित हैं, तर्क सही व्याख्या कर रहा है, तब तो आपको वो वाला टिक करना है जिसमें लिखा होता है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। और जिसमें तर्क गलत हो तो आपको वो टिक करना है जिसमें लिखा हो ए सही है, आर गलत है। और कभी कभी दोनों ही गलत होते हैं, तो आपको ध्यान से पढ़कर ही टिक करना है। इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक प्लास्टिक की बोतल में भिन्न भिन्न स्तरों पर समरूप यानी एक रूप 3 छेद किए गए, बोतल को पानी से भर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छेदों से पानी के बहाव के बारे में सही है? पहला लिखा है, निम्नतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा। उच्चतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा। सभी छेदों से पानी समान रूप से बाहर आएगा। निम्नतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा। उच्चतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा। सभी छेदों से पानी समान दूरी पर गिरेगा। अब इसमें जो सही है वह बताने हैं किसके बारे में, कि कौन सा कथन छेदों से पानी के बहाव के बारे में सही है। तो पहले में लिखा है निम्नतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा। तो ये जो बोतल है इसमें जो सबसे नीचे छेद होगा इससे पानी सबसे अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा, तो ये सही हो गया। अब लिखा है, दूसरे में लिखा है उच्चतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा। तो जो सबसे ऊंचा छेद है उससे पानी सबसे कम बल के साथ बाहर आएगा, तो ये गलत हो गया।
सभी छेदों से पानी समान रूप से बाहर आएगा, ये गलत है क्योंकि पानी का जो बहाव है वह ऊंचाइयों पर निर्भर करेगा, तो बी भी गलत हो गया। निम्नतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा, तो ये सही है क्योंकि जो निम्नतम छेद है सबसे नीचाई पर, तो उसका जो पानी है वह सबसे दूर गिरेगा, तो ये बात आपको याद रखनी है। डी इसमें सही है, ए सही है, डी सही है। ई में लिखा है उच्चतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा, ये गलत है। सभी छेदों से पानी समान दूरी पर गिरेगा, ये भी गलत है। ए और डी सिर्फ सही है, यानी कि चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या मानव परिसंचारी प्रणाली तंत्र को वर्णित करेगा? पहला विकल्प लिखा है विव्रत एकल संचारी, दूसरा है विव्रत द्विक संचारी, तीसरा है समव्रत एकल संचारी और चौथा है समव्रत द्विक संचारी। तो इसमें पूछा गया है कि क्या मानव परिसंचारी प्रणाली तंत्र को वर्णित करेगा? तो मानव परिसंचारी तंत्र यानी कि परिसंचरण तंत्र समव्रत और द्विक संचारी तंत्र के रूप में जाना जाता है, तो इसमें जो चौथा विकल्प है वही इसमें सही हो जाएगा, समव्रत और द्विक संचारी। अब ये क्या होते हैं समव्रत और द्विक संचारी, इनके बारे में भी तो जानना आवश्यक है। तो समव्रत परिसंचरण तंत्र क्या होता है? तो बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त वाहिकाओं के अंदर होता है और हृदय द्वारा पूरे शरीर में पंप किया जाता है। यह तंत्र खुले परिसंचरण तंत्र की तुलना में पोषक तत्वों, गैसों और अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन को अधिक कुशल बनाता है, जहां रक्त वाहिकाओं के अंदर नहीं होता। यानी कि जिनमें बंद परिसंचरण तंत्र होता है उनमें रक्त जो है रक्त वाहिकाओं के अंदर होता है, हृदय द्वारा पूरे शरीर में पंप किया जाता है। यह खुले परिसंचरण तंत्र की तुलना में पोषक तत्वों, गैसों और अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन को अधिक कुशल बनाता है। और खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है? जिनमें रक्त वाहिकाओं के अंदर नहीं होता है। तो दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। मनुष्य में समृद्ध परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र। द्विक संचारी क्या है? तो द्विक संचारी परिसंचरण तंत्र का अर्थ है रक्त शरीर के एक पूर्ण चक्र के दौरान 2 बार हृदय से गुजरता है। तो ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अति प्रयोग के कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता? पहला है मृदा अपरदन, दूसरा है नाइट्रीकरण, तीसरा है सुपोषण और चौथा है जैव आवर्धन। तो यदि किसी खेत में उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग किया जाता है तो सुपोषण हो सकता है, नाइट्रीकरण हो सकता है, जैव आवर्धन हो सकता है, लेकिन मृदा अपरदन नहीं होता। और यही पूछा गया है कि कौन सा नहीं होता, तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब ये सब क्या है इनके बारे में भी जान लीजिए। मृदा अपरदन क्या है? यह हवा या पानी के द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत को हटाने को संदर्भित करता है। यह आमतौर पर उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के बजाय वनों की कटाई, अनुपयुक्त कृषि प्रथाओं और जलवायु स्थितियों जैसे कारकों के कारण होता है। उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग के कारण ये नहीं होता, ये आपको याद रखना है। ये वनों की कटाई के कारण होता है और सिंचाई की जो पद्धतियां होती हैं, कुछ प्रथाएं हैं, उनके कारण होता है और जलवायु स्थितियों जैसे कारकों द्वारा होता है। मृदा अपरदन के बारे में जान लिया। नाइट्रीकरण क्या है? तो नाइट्रीकरण जो है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी के बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट में और फिर नाइट्रेट में बदल देते हैं, जो पौधों के लिए पोषक तत्व होते हैं। यह सीधे उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के कारण नहीं होता, लेकिन मिट्टी में नाइट्रोजन चक्र के लिए सुसंगत है। सुपोषण क्या है? तो यह उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण होता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व जल निकायों में बह जाते हैं, जिससे शैवाल का अत्यधिक विकास होता है और पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जैव आवर्धन क्या है? तो यह तब होता है जब
कीटनाशक खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवों के ऊतकों में जमा हो जाते हैं, जिससे शीर्ष शिकारियों में उच्च सांद्रता होती है। तो इन सब के बारे में भी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है एक कार में ओडोमीटर मापता है। ओडोमीटर क्या मापता है? पहला विकल्प है कार द्वारा तय की गई दूरी, दूसरा है कार की तात्कालिक चाल, तीसरा है कार की औसत चाल और चौथा है कार का त्वरण। तो ओडोमीटर जो है आमतौर पर कार के डैशबोर्ड पर पाया जाता है और यह प्रदर्शित करता है कि वाहन ने कितने मील या कितने किलोमीटर की यात्रा की, यानी कि कार द्वारा तय की गई दूरी मापता है। ये मैंने आपको जब एनसीईआरटी पढ़ाई थी तब चित्र में दिखाया भी था। तो पहला विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा, ओडोमीटर कार द्वारा तय की गई दूरी मापता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में होता है। द्विलिंगी पुष्प स्व एवं पर परागण दोनों प्रकार से पराग खींच सकते हैं। तो पौधों में परागण के दो प्रकार होते हैं, एक स्वपरागण और एक पर परागण। अब पहले में लिखा है कि स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में होता है, तो यह गलत है, क्योंकि यह तब होता है जब एक पुष्प के पराग कोश से पराग उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होते हैं। यह आमतौर पर द्विलिंगी पुष्पों में होता है, जिनमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं। तो पहला तो गलत हो गया। द्विलिंगी पुष्प स्व एवं पर परागण दोनों प्रकार से पराग खींच सकते हैं, तो ये सही है। जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं वह स्व और पर परागण दोनों प्रकार से पराग खींच सकते हैं। तो ए गलत है, लेकिन बी सही है, यानी कि आपका जो दूसरा विकल्प है वही इस प्रश्न में सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते। अगला प्रश्न है पुरुष के दो शुक्राणु स्त्री के दो अंडों के साथ मिलते हैं, बनने वाले जुड़वा होते हैं। पहला है समरूप, दूसरा है भ्रांतरीय, तीसरा है समरूप अथवा भ्रांतरीय हो सकते हैं और चौथा है सदैव संयुक्त। तो एक जैसे जुड़वा कब बनते हैं? जब एक शुक्राणु के एक अंडे के साथ संलयन होता है, फिर परिणामी युग्मनज दो भ्रूणों में विभाजित हो जाता है। वे समान आनुवांशिक सामग्री साझा करते हैं और एक ही लिंग के होते हैं, तो तब बनते हैं एक जैसे जुड़वा। अब इसमें कहा है कि पुरुष के दो शुक्राणु स्त्री के दो अंडों के साथ मिलते हैं, तो जो बनने वाले जुड़वा होंगे वे भ्रांतरीय होंगे। अब भ्रांतरीय क्या है? तो जब दो अलग अलग शुक्राणु दो अलग अलग अंडों को निषेचित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दो आनुवांशिक रूप से अद्वितीय युग्मनज होते हैं, ठीक सामान्य भ्रांत की तरह, और एक ही या अलग अलग लिंग के हो सकते हैं। यानी कि जब दो शुक्राणु दो अंडों के साथ निषेचित होते हैं, तो जो बनने वाले बच्चे हैं वो या तो लड़का या लड़की हो सकते हैं, अलग अलग लिंग के हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये भ्रांतरीय होंगे, दूसरा विकल्प इसमें सही है। और जब एक शुक्राणु के एक अंडे के साथ संलयन होता है और फिर युग्मनज दो भ्रूणों में विभाजित हो जाता है, तब जो संतान उत्पत्ति होती है वो एक ही लिंग के होते हैं और एक जैसे भी दिखते हैं। तो ये अंतर आपको याद रखना है, इसमें दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन वर्षा जल संरक्षण के बारे में सही है? पहला विकल्प लिखा हुआ है यह भूजल संरक्षण करता है, दूसरा है यह स्थानीय आप्लावन को कम करता है, तीसरा है यह जल निकास संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करता है और चौथा है इसका उपयोग फसलों की सिंचाई के लिए किया जाता है। तो वर्षा जल संरक्षण के बारे में जो सत्य है वह बताने हैं, तो यह भूजल का संरक्षण करता है, बिल्कुल सही है। यह स्थानीय आप्लावन को कम करता है, ये भी सही है। यह जल निकास संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करता है, ये गलत है। वर्षा जल संरक्षण जल निकास संबंधी समस्याएं उत्पन्न नहीं करता है। ए सही है, बी सही है, डी भी सही है, यानी कि ए बी डी सही है।
तीसरा विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। वर्षा का जो जल होता है वह जल निकास संबंधी समस्याएं उत्पन्न ना करके बल्कि समस्याओं को कम करता है, और इसमें लिखा है कि उत्पन्न, इसीलिए सी गलत है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है नीचे दिए गई कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। S1 है प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, और S2 है श्वसन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अब इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है? जिनमें ऊर्जा अवशोषित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ये तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, तो ये सही हो गया। और श्वसन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ये भी सही है, क्योंकि श्वसन जो अभिक्रिया है यह ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तोड़कर ऊर्जा मुक्त करता है, तो यह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। S1 और S2 दोनों ही सही हैं, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सारणी विभिन्न सूचकों के डाले जाने पर अम्ल और क्षार में होने वाले रंग परिवर्तन को चित्रित करती है। ये सूचक हमें दिए गए हैं। अम्ल में होने वाला रंग परिवर्तन हमें बताना है, जो यहाँ पर दिए गए हैं C और D, और क्षार में होने वाले रंग परिवर्तन बताने हैं A और B। तो हल्दी जो है अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं होता है हल्दी में, और क्षार में यह लाल भूरे रंग की हो जाती है। यानी कि जब कभी भी आपने देखा होगा, यदि आपके किसी सफेद कपड़े पर हल्दी का दाग लग जाए और आप उस पर साबुन लगा दें तो उस जगह लाल रंग का हो जाता है दाग, हल्दी वाला दाग जो है लाल रंग का हो जाता है। तो हल्दी क्षार में लाल भूरा रंग देती है। ए में हो जाएगा लाल भूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइना रोज तो अम्ल में गहरा गुलाबी होता है, और क्षार में कैसा होता है? तो जो चाइना रोज है यह क्षार में हरा रंग देता है। ये आपको याद रखना है, बी हो गया हरा। फिनोफ्थिलीन तो अम्ल में जो फिनोफ्थिलीन है ये कैसा रंग देता है? रंगहीन, रंगहीन हो जाता है, और क्षार में यहाँ पर गुलाबी लिखा ही है। और मैथिल ऑरेंज तो ये ऑरेंज रंग का यानी कि नारंगी रंग देता है अम्ल में। तो ए हो गया लाल भूरा, बी हो गया हरा, सी हो गया रंगहीन, और डी हो गया नारंगी। अब देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। रक्ताभ भूरा यानी कि लाल भूरा हरा रंगहीन ऑरेंज, तो पहला विकल्प ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये मैंने आपको सब कुछ डिटेल में पढ़ाया है। जो भी मेरे चैनल से लगातार जुड़ा हुआ है उसका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि जब मैंने NCERT पढ़ाई थी तब मैंने आपको जो अम्ल और क्षार वाला लेसन है उसमें मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है डिटेल में। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, हल्दी अम्लों में कोई रंग नहीं देती, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, पीली ही रहती है, और क्षारकों में लाल भूरे रंग में बदल जाती है। जो गुड़हल का फूल होता है ये अम्लों में गहरे गुलाबी रंग का हो जाता है और क्षारकों में हरे रंग में बदल जाता है। फिनोप्थिलीन जो होता है ये अम्लों में रंगहीन होता है और क्षारकों में गुलाबी होता है। मैथिल ऑरेंज अम्लों में लाल या नारंगी हो जाता है और क्षारकों में गुलाबी या पीला हो जाता है। और सूचक क्या होते हैं जिसके द्वारा हम किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का पता लगाते हैं? वह सूचक कहलाता है। तो ये तो आपको पता ही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है ज्वाला का रंग निर्भर करता है। पहला विकल्प है दाह्य पदार्थ की प्रकृति पर, दूसरा है ऑक्सीजन आपूर्ति पर, तीसरा है आसपास के तापमान पर, और चौथा नहीं है इसमें, सॉरी, A B C दिए गए हैं, फिर बताना है कौन सा इसमें सही है। तो ज्वाला का रंग किस पर निर्भर करता है? तो ज्वाला का जो रंग है यह दाह्य पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और ऑक्सीजन की
आपूर्ति पर निर्भर करता है, आसपास के तापमान पर निर्भर नहीं करता। ए और बी इसमें सही है, यानी कि तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये प्रश्न बिल्कुल नए हैं, ये मैंने अभी तक नहीं लिए थे प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से कारक पृथ्वी पर पवनों के जनन एवं बहाव के लिए उत्तरदायी हैं? पहला विकल्प लिखा हुआ है पृथ्वी का अनियमित तापन, दूसरा है महासागरों का अनियमित तापन, तीसरा है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी और चौथा है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल। तो पूछा गया है कि कौन से कारक पृथ्वी पर पवनों के जनन एवं बहाव के लिए उत्तरदायी हैं? तो पृथ्वी का अनियमित तापन पहला सही है और महासागरों का अनियमित तापन। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ये उत्तरदायी नहीं है। ए और बी इसमें सही है, यानी कि तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है ए का परमाणु क्रमांक 13 है तथा बी का परमाणु क्रमांक 17 है। ए और बी से निर्मित यौगिक का रासायनिक सूत्र हो सकता है। तो ए का परमाणु क्रमांक 13 है, जिसका अर्थ है कि ए एल्युमिनियम है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 2,8,3। इसका अर्थ है कि इसकी जो एल्युमिनियम की संयोजकता है वह 3 है। बी का परमाणु क्रमांक कितना है 17 है, तो बी का परमाणु क्रमांक 17 है, यानी बी है क्लोरीन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,7। इसका अर्थ है कि क्लोरीन की संयोजकता है 1। तो एल्युमिनियम जो है वह आयन बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन खो सकता है और जो क्लोरीन है वह 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है। तो जो निर्मित यौगिक होगा उसका रासायनिक सूत्र होगा AB3, यानी कि दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताप के चालन के बारे में सही नहीं है? पहला है द्रवों की तुलना में ठोस वस्तुओं में चालन तीव्र होता है। दूसरा है ऊष्मा के प्रवाह के लिए दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में होना चाहिए। तीसरा है गैसों में चालन नहीं होता और चौथा है सभी पदार्थ ऊष्मा को स्वयं से समान प्रकार से प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देते। तो ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां हैं, मैंने आपको बताई हैं, चालन, संवहन और विकिरण। तो इसमें जो सही नहीं है वह बताना है। द्रवों की तुलना में ठोस वस्तुओं में चालन तीव्र होता है, ये बात सही है। ऊष्मा के प्रवाह के लिए दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में होना चाहिए, ये भी सही है। गैसों में चालन नहीं होता, तो गैसों में चालन तो होता है लेकिन ये कम कुशल है, तो इसमें पूछा गया है जो सही नहीं है। तो यही विकल्प जो है यही सही नहीं है, क्योंकि गैसों में चालन होता है। और जो चौथा लिखा हुआ है सभी पदार्थ ऊष्मा को स्वयं से समान प्रकार से प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देते, ये भी सही है। जो सही नहीं है वह बताना था, तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऊष्मा स्थानांतरण की तीनों विधियां आपको याद रखनी है, चालन, संवहन और विकिरण। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है एक वस्तु को जब ए में डाला जाता है तब वह द्रव के बाहर अपने आयतन के 1/4 भाग के साथ तैरती है, तथा जब द्रव बी में डाला जाता है तब वह द्रव के बाहर अपने आयतन के 3/4 भाग के साथ तैरती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला लिखा है द्रव ए का घनत्व द्रव बी के घनत्व से अधिक है। दूसरा है दोनों द्रवों का समान घनत्व है। तीसरा है द्रव बी का घनत्व द्रव ए के घनत्व से अधिक है। और चौथा है उपरोक्त सूचना के आधार पर द्रवों के घनत्व की तुलना नहीं की जा सकती। तो लिखा है कि जब द्रव ए में डाली जाती है वस्तु तब वह अपने आयतन के 1/4 यानी 1/4 भाग के साथ तैरती है, और जब द्रव बी में डाली जाती है तब अपने आयतन के 3/4 भाग के साथ तैरती है। तो जो सत्य कथन है वह बताना है। तो द्रव बी का घनत्व जो है द्रव ए के घनत्व से अधिक है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुनीता शीत जल के बीकर में पोटेशियम धातु का एक टुकड़ा डाल देती है तथा अवलोकनों को लिखती है।
निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सही नहीं है? पहला है पोटेशियम जल के साथ प्रचंड रूप से अभिक्रिया करता है। दूसरा है यह ओस्मा से शोषी अभिक्रिया है। तीसरा है हाइड्रोजन गैस विकसित होती है और चौथा है फट ध्वनि सुनाई देती है। तो सुनीता शीत जल के बीकर में पोटेशियम धातु का टुकड़ा डाल देती है, तो यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, यानी ऊष्मा जो है अवशोषित होती है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने 22 प्रश्न लिए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ये नए प्रश्न थे, अभी तक मैंने प्रैक्टिस में नहीं लिए थे। और जो लगातार मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है उसको बिल्कुल भी साइंस में समस्या नहीं होगी, वो आसानी से सभी प्रश्न हल कर लेगा, क्योंकि पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट कराया है, प्रैक्टिस भी करवाई, पेडागोजी के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस मैंने करवाई है, मैराथन क्लास भी दी है। यदि आपने प्रैक्टिस की वीडियो नहीं देख पाई है तो आप एक वीडियो मैराथन की देख लीजिए, आपके सभी प्रश्न तैयार हो जाएंगे। और आपको फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, अभी समय है, आप अपना डाउट दूर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।